Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है। दोस्तों, इस समय बातें तो तरह तरह की हो रही हैं, अलग अलग मुद्दे हैं देश के सामने। नीट है, संसद है, चुनाव है, बंगाल है। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे अनार की जो राजनीतिक अनार है और जिसे 100 बीमारों में बांटने का एक चलन है, बरसों से चलन है। जब से देश आज़ाद हुआ है और देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ये चलन शुरू हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे राज्यसभा की। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं, तो इसलिए राज्यसभा पर आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं राज्यसभा चुनावों पर, राज्यसभा के अतीत पर बातचीत करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर अगर आपका मन बड़ा है तो आप इसके मेंबर्स भी बन सकते हैं मात्र 59 रुपये में। और उसके बाद आपके ऊपर है, आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के जरिए भी इस चैनल की आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था राज्यसभा की। राज्यसभा हमारे देश का एक स्थायी उच्च सदन है और 1952 से लगातार ये वजूद में है। राज्यसभा की परिकल्पना जब की गई थी तो ये सोचा गया था कि इस सदन में एक तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग आएंगे और राजनीतिक दल भी अपने अपने दलों से ऐसे लोगों को यहाँ चुन करके भिजवाएंगे जिनके अनुभव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब नियम तो ये है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं और इसमें से 247 सीटें तो अभी हैं, बाकी अभी खाली है। 233 सीटों पर चुनाव होके आता है और इनमें से भी 12 सीटें 233 के अलावा ये राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के कला, फिल्म, संस्कृति, साहित्य, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ को राज्यसभा में नामजद कर दे। तो ये एक अच्छी परंपरा रही है और राज्यसभा एक ऐसा स्थायी मंच है भारतीय लोकतंत्र का जिसमें से हर साल 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। उन्हें रिटायर होना ही पड़ता है क्योंकि 6 साल का कार्यकाल होता है। 6 साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद दूसरों को नंबर लगता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये राज्यसभा एक ऐसा अनार बन गई है जिसको पाने के लिए 100 बीमार कतार में खड़े होते हैं। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि राज्यसभा को राजनीति में प्रवेश का एक बैकडोर एंट्री बना दिया गया है। जो नेता जनता द्वारा खारिज कर दिए जाए, जो नेता चुनाव हार जाए, जो नेता चुनाव लड़ नहीं सकते, जिन्हें चुनाव लड़ना नहीं आता, वे नौकरशाह जो जीवन भर सरकार के प्रति लॉयल रहे हों। अब तो न्यायाधीश भी सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा में जाने के लिए लालायित होते हैं और रंजन गोगोई साहब के बाद से तो ये सिलसिला और तेज हो गया है। सबकी इच्छा होती है दोस्तों कि कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बिना चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री नहीं बने तो मंत्री बन जाए और कुछ नहीं बने तो राज्यसभा का सदस्य तो बन जाए। क्योंकि लोकसभा के लिए तो आदमी 5 साल के लिए चुना जाता है, सीधे चुनाव से बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा के लिए तो चुनाव भी बहुत आसान होता है, पार्टी को सब कुछ करना होता है और वो भी इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, 5 की जगह 6 साल का। सुविधा है वही। इस देश में तो कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे और उन्हें बाद में राज्यसभा भेज दिया गया। उसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने बाद में लोकसभा के चुनाव भी लड़े। तो कुल मिलाकर के कोशिश यही थी कि राज्यसभा
लोकतंत्र का, सदन का ऐसा उच्च और मजबूत संस्थान बना रहे, मंच बना रहे, जिसके सदस्यों के अनुभव से जनता की आकांक्षाएं भी पूरी होती रहें और लोकतंत्र भी मजबूत होता रहे। यानी राज्यसभा इस बात के लिए नहीं बनाई गई थी कि यहाँ पर लोगों को बैकडोर एंट्री दे दी जाए। अब पिछले दिनों आपने देखा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने जिस ढंग से जिस तरह के लोगों को राज्यसभा में भेजा था, बहुत चर्चा हुई थी, आरोप लगे थे करोड़ों रुपए दे दिए, और नतीजा आपके सामने है। इसी राज्यसभा के 7 सदस्य जो आम आदमी पार्टी के थे, सामूहिक रूप से दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी के हो गए। तो अब ये बीमारी राज्यसभा के सदस्यों में भी लग गई है कि वो भी दल बदल करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राज्यसभा में बड़े प्रतिष्ठित लोग जाते थे, जिनकी सार्वजनिक छवि होती थी, जिन्हें वोट से कोई मतलब नहीं होता था। फिल्म जगत के, साहित्य जगत के, सब क्षेत्रों के जो शीर्ष लोग हैं, उनको हर सरकारें राज्यसभा में भेजती रही हैं। लेकिन अब तो एक अनार 100 बीमार है। अब जिन 10 राज्यों में 18 जून को, आने वाली 18 जून को 24 सीटों के लिए चुनाव होना है, वहाँ अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। कौन राज्यसभा में जाएगा, कौन भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा, किसका पुनर्वास होगा, किसका पुनर्वास नहीं होगा, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष में कांग्रेस या दूसरे दल हो, क्षेत्रीय दल हो। तो सीधे मतदान न होने की वजह से आरएसएस के राज्यसभा के जो चुनाव परिणाम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंगामा तो नहीं करते, लेकिन राजनीति को जरूर प्रभावित करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होता है, तो सरकार अपने मन की नहीं कर पाती है। जैसे अभी हाल में आपने देखा कि संविधान का 131वां संशोधन विधेयक इसीलिए गिर गया, क्योंकि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। लोकसभा में भी नहीं था, राज्यसभा में भी नहीं था। तो अब इस राज्यसभा में लोग विशेषज्ञ के तौर पर भेजे जाने की परंपरा खत्म हो गई है। अब जातीय संतुलन देखा जाता है, क्षेत्रीय संतुलन देखा जाता है, राजनीतिक संतुलन देखा जाता है, क्योंकि अब गठबंधन का युग है। तो गठबंधन में राजनीतिक संतुलन भी देखा जाता है। और इस सब के हिसाब से आप देखें कि बड़ी सरगर्मी इस समय है। इस समय लोग महंगाई का मुद्दा भूले हुए हैं। राजनीतिक दल खाड़ी युद्ध की वजह से जो संकट के बादल देश की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे हैं, उसको भूल गए। सब राज्यसभा चुनाव में लगे हुए हैं। और राज्यसभा चुनाव में लगे क्यों नहीं? क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। तो जो विधायकों की संख्या है, जो विधायक इसमें मतदाता होते हैं, उसकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बड़ी आसानी से चुनाव जीत रही है, बल्कि निर्विरोध जीत रही है। तीसरी सीट है, वो संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से सौदेबाजी की, व्यापार की राजनीति करती है, क्रॉस वोटिंग कराती है, उससे तीसरी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र लगी हुई है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि राज्यसभा की ये सीट सिर्फ एक सांसद की सीट नहीं है। राज्यसभा की ये सीट सत्ता के समीकरण भी बिगाड़ देती है। सरकारें गिरा सकती है, सरकारें बना सकती है। मध्य प्रदेश तो इसका सीधा उदाहरण है। 2020 में आप देखिए, राज्यसभा की इसी एक सीट की वजह से कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई थी। तब के ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा की सीट नहीं मिली, दिग्विजय सिंह उस सीट पर काबिज हो गए, तो उन्होंने कांग्रेस तोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पुरानी सरकार को खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के सत्ता से हटाया था। बहरहाल इस समय मध्य प्रदेश चूंकि बहुत दिल है देश का, तो वहाँ 3 सीटों के लिए बहुत मारामारी है। कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्तारूढ़ दल है, इसलिए यहाँ ये संख्या ज़्यादा है दावेदारों की। दावेदारों में
चुनाव हारे अरविंद भदौरिया हैं, धीरज पटेरिया हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, और इसके अलावा भी कई लोगों के नाम हैं, रंजना बघेल हैं, जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। लेकिन अब जाएगा कौन, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा कि हारे हुए को भेजा जाए या कुछ नए चेहरों को भेजा जाए। यही स्थिति कांग्रेस में है। कांग्रेस में कोई कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जाएंगे, कोई कहता है प्रतिपक्ष के नेता जो वो है हमारे सिंगार साहब वो जाएंगे, और कोई कहता है कि अब दिग्विजय सिंह ने तो मना ही कर दिया नहीं जाएंगे, तो दिग्विजय सिंह की पसंद का कोई आदमी जाएगा, जो जाएगा सो जाएगा। ऐसे ही पंजाब में आप देखें कि रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उनका कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा में लाया जाएगा और उन्हें दोबारा से केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, ताकि विधानसभा चुनावों में कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके। अब आंध्र प्रदेश की सीट को ले लीजिए। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सत्तारूढ़ है उसका टीडीपी से गठबंधन है। तब यहाँ हो सकता है कि राज्यसभा की सीट टीडीपी के पसंद के किसी आदमी को मिल जाए, वहाँ भाजपा की न चले। और ऐसे झारखंड में भी है, अर्जुन मुंडा है, कई नेता हैं जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, जो जनादेश अब हासिल नहीं कर सकते। उन्हें पार्टी के हाईकमान के आदेश की, पार्टी के हाईकमान की अनुकंपा की प्रतीक्षा है, आशा है, उम्मीद है। आपको बता दूं कि सीटों के बारे में मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ चुनाव होना है उसमें आंध्र प्रदेश भी है, गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड भी है, और पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, इनमें से भी एक एक सीट के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के सामने समस्या है कि जो उसके दो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और जॉर्ज कुरियन साहब, इनको कैसे एडजस्ट किया जाए। अगर ये राज्यसभा में नहीं जाते हैं तो इनका मंत्री पद भी जाएगा, और इनकी जगह फिर किसी इनकी जाति, इनकी बिरादरी, इनके क्षेत्र के किसी दूसरे आदमी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही कांग्रेस के दो दिग्गज, एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह ने तो कह दिया कि अब वो अगली बार यानी आने वाले दिनों में राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और मुझे लगता है कि इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी अब मना कर देंगे, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, कायदे से उन्हें कांग्रेस को भेजना चाहिए। भेजेगी कि नहीं भेजेगी ये अभी किसी को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन मेरी ये बात सिद्ध हो जाएगी कि इसमें ऐसे कई चौंकाने वाले नाम आएंगे जिन्हें या तो जनता ने लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में ठुकरा दिया है, या जो हाशिए पर चले गए हैं, या फिर वो लोग आएंगे जिन्होंने पद पर रहते हुए, चाहे वो प्रशासन काल में रहे हों, चाहे वो न्यायपालिका काल में रहे हों, उन्होंने सरकार के हित में कोई काम किया हो, तो उन्हें उपलब्ध करने के लिए राज्यसभा की सीट प्रस्तुत की जा सकती है, उपहार में दी जा सकती है। तो जिस ढंग से अब राज्यसभा के चुनाव होने लगे हैं, उससे सदन की गरिमा पहले जैसी तो नहीं रही। पहले सदन में देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित नेताओं को, अभिनेताओं को, कलाकारों को देखा गया, खिलाड़ियों को देखा गया। कई तो ऐसे होते थे जो पूरे 6 साल एक बार भी नहीं बोले, कई ऐसे होते थे जो सक्रिय राजनेता के तौर पर बहसों में भाग लेते थे, अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र का, अपनी विधा का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते थे मुस्तैदी के साथ। अब देखते हैं 18 जून अभी दूर है, समस्याएं दूसरी भी हैं, गर्मी भी है, ईंधन भी का संकट है, महंगाई का संकट है। ये सारे संकट से जूझती हुई राजनीतिक पार्टियां इस राज्यसभा चुनाव में अपने आप को कैसे ऐसे अनार के रूप में स्थापित कर सकती हैं जो कई बीमारों को बांटा जा सके। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर आइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हारे हुए, ठुकराए हुए
नेताओं को भी राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए।